अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उस्ताद और शाहपुर बघौनी के बाशिंदे मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जिसने सैकड़ों उलमाए दीन पैदा किए हैं और बड़े बड़े काबिल नौजवान पैदा किए हैं जो अपने वतन और बाहर वतन की खिदमत कर रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं में से उस शाहपुर बघौनी के मदरसा इस्लामिया के एक तालिब इल्म, जो कि उस शाहपुर बघौनी के गांव की गलियों से गुज़रते हुए, खेतों की पगडंडियों से गुज़रते हुए, खेलते कूदते हुए, बिलवा गाछी से लेकर पिठिया गाछी तक दौड़ते हुए, कभी आम के पेड़ पर, कभी लीची के पेड़ पर, तो कभी बॉल के पीछे, उन सब जगहों से होते हुए अपनी तालीम को बरकरार रखते हुए उन्होंने रुख किया दिल्ली का। और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अपनी आगे की पढ़ाई की और फिर उन्होंने NCPUL में काम भी किया काफ़ी दिन। फिर उसके बाद उन्होंने PhD की उर्दू में और शाहपुर बघौनी का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया। इन्होंने नेट भी क्लियर किया था, जो कि हमारे ख़्याल से हमारे इलाके के पहले JRF थे। और यहाँ आकर इन्होंने अपने गांव के लोगों में, जो स्टूडेंट हैं नए, उनके अंदर एक नई जोश पैदा किया, नया जोश व खरोश स्टूडेंट में आया। और माशाल्लाह से हमारे गांव के बच्चे इनके आने के बाद काफ़ी तादाद में यहाँ आए हैं और माशाल्लाह से जामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। ख़ास करके मैं जामिया की बात कर रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद काफ़ी बच्चे इनके आने के बाद तालीम हासिल कर रहे हैं यहाँ से, जिसमें से कि कुछ बच्चे हैं, मिसाल के तौर पर अफो के भांजा वगैरह हैं, उनके चचेरे भाई वगैरह भी हैं जो कि यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में जो कर रहे हैं। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो शख्स भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप उनका YouTube चैनल खोल सकते देख सकते हैं, जिसका नाम है अदबी मीरास। अदबी मीरास चैनल पर आप जाएंगे तो आपको अदब की दुनिया के बारे में जानकारी मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नौशाद मंजर के बारे में, जो कि हमारे बगल में मौजूद हैं। सामाईन इनका सलाम कबूल करें। हम कुछ बात इनसे करेंगे। उस बात करने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कुछ बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इनका ये लाइब्रेरी, बहुत सारी नायाब किताबें यहाँ पर हैं। बड़े बड़े शोरा किराम जो हैं, बड़े बड़े अफसाना निगार, उन सब की किताबें यहाँ पर आप देखिए। बहुत खुशी होती है, ये 5 किताब मेरी। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि एक हमारे शायदा बघौनवी चचा मोहतरम जो हैं, उनकी एक लाइब्रेरी है, शायदा लाइब्रेरी, जिसमें जाने के बाद दिल को काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी तक़वियत मिलती है कि उर्दू की खिदमत के लिए कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो लगातार तहरीक चला रहे हैं, लगातार उर्दू के लिए काम कर रहे हैं और उर्दू से ही जी रहे हैं और उर्दू को ज़िंदा रखे हुए हैं। आपको मैं कुछ किताब दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है अफसाना और अफसाना निगार, ये किताब भी है नौशाद मंजर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद गालिब हिंदी अदीबों के दरमियान, ये भी इनकी किताब है। रिसाला शाहरा है। इस तरह से ये 5 किताबें यहाँ पर है। तो 5 किताबों के मुसन्निफ भी हुए यहाँ पर डॉक्टर नौशाद मंजर, और अभी जामिया में तालीम दे रहे हैं बच्चों को। और इन्हीं सब मौजू पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये कप है इनका, यहाँ पर ये देखिए मेडल है डॉक्टर नौशाद मंजर, आप देख सकते हैं। ये इनको मिला था 5 रोज़ा बैन-उल-अक़वामी कसीर लिसानी नौजवान उर्दू स्कॉलरशिप फेस्टिवल। ये हुआ था 28 अक्टूबर ता 1 नवंबर 2022। ये 2022 का है। उन्वान है उर्दू की अदबी सफ़ात। आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू टॉपर्स बराए साल 2011-12। तो ये उर्दू के टॉपर्स भी रहे हैं नौशाद मंजर, आप देखिए, MPhil उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो ये बड़े ही फ़ख्र की बात है और बड़ी खुशी होती है और दिल में एक जज्बा पैदा होता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो रूबरू हों अपने गांव के इस होनहार PhD होल्डर डॉक्टर नौशाद मंजर से, और हम कुछ बातों पर गुफ्तगू करना चाहेंगे इनसे।
रिश्ते नाते तो अपनी जगह पर हैं ही, हम लोग साथ में क्रिकेट भी खेले हैं बहुत ज़माने तक। ऐसे बहुत दिनों तक हम लोग खेले हैं क्रिकेट उस शाहपुर भगोनी की सरजमीन पर। ये अपनी किस्मत की बात है कि ये यहाँ हैं और हम लोग वहीं हैं। दोनों बात है। तो हम अभी बात का सिलसिला शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले डॉक्टर साहब जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सफ़र रहा शाहपुर भगोनी से यहाँ तक का आपका, उस सफ़र के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहली बात तो सबको सलाम, मेरा अर्ज़ है अस्सलाम वालेकुम। मैंने तालीम शुरू की, तालीम जो इब्तदाई तालीम है मदरसा इस्लामिया से हासिल की थी। मौलवी तक की तालीम मैंने वहीं हासिल की। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट के लिए वहाँ पटना में दाखिला लिया, आरपीएस कॉलेज में। और फिर वहाँ से हमने यहाँ जामिया का रुख किया, बीए, बीएड, उसके बाद एमए, एमफिल, पीएचडी। इसके अलावा उज़्बेक में सर्टिफिकेट, उज़्बेक लैंग्वेज में, टर्किश में एडवांस, फ़ारसी में एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और भी कुछ कोर्सेज़ किए इधर। यहाँ पर जेआरएफ भी निकाला। और जो आपने बताया इंट्रोडक्शन में, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बघौनी का शायद पहला था जिसने जेआरएफ किया था, और उस टाइम में ये ख़बर भी आई थी। और अब तक मेरी 5 किताबें आ चुकी जिसका आपने तारुफ किया है। तो ये बहुत अच्छा सफ़र रहा। एक हमारे साथ जो प्लस पॉइंट था यहाँ तक के सफ़र में, जो सबसे प्लस पॉइंट रहा, वो मेरे भाईजान का साथ रहा। क्योंकि 2004 में मैंने जामिया में दाखिला लिया था और उसी साल वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो जाहिर सी बात है, वालिद के गुजरने के बाद तो एक खलासा हो गया था ज़िंदगी में। लेकिन भाई जो हमारे हैं, जिन बहजाद मंज़र, जिनको लोग उर्फ़ आम में पिंटू के नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पे रह रहे थे। तो उनके साथ मैंने यहाँ का मतलब अपनी तालीम का सफ़र जारी रखा। थोड़ी मेहनत की, कुछ सपोर्ट, कुछ और भी चीज़ें थी। एक तो ये सबसे बड़ा ये था कि कोई मशवरा देने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा अब तक का। एनसीपीओ में मैंने काम किया पीएचडी करने के बाद, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। मैंने 4 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो गेस्ट में हूँ, लेकिन दुआ है कि देखिए कुछ अल्लाह ताला कुछ करेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश यही रहती है कि अगर कोई नया बच्चा या कोई भी अपने इलाके से आता है, किसी भी हवाले से, किसी भी कोर्स में, तो उसको कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके उसकी मदद की जाए और उसको गाइड किया जा सके। और बस यही कोशिश है ताकि तालीम जो है एक तरह से जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आम हो सके और गांव के लोग और नौजवान जो है वो आगे बढ़ सकें। मौक़े बहुत हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, गाइडेंस की कमी होती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जो भी आता है या जो भी आएगा इंशाअल्लाह ताला, उसको जो भी हमसे मुमकिन हो सकेगा मशवरे के तौर पर या जिस तरह का ताउन हो सकता है वो इंशाअल्लाह रहेगा शामिल। हाँ, एक ये है कि चूँकि मैंने उर्दू से सारा कोर्सेस किया है, सारी चीज़ें की हैं, तो मेरी एक वेबसाइट भी है अदबी मीरास .com के नाम से। और उसी का एक यूट्यूब छोटा सा चैनल है, अभी फ़िलहाल तो बहुत जी छोटा जी। सा है। हाँ। लेकिन हमारी जो वेबसाइट है अल्हम्दुलिल्लाह अदबी मीरास के नाम से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उर्दू के हवाले से मौजूद हैं। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तालिब इल्म उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर कहानियाँ हैं, कहानियों पर तनकीद है, जी शायरी जी। है, इस्लामियात के हवाले से मौज़ूआत हैं, किताब के तबसरे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग भी विज़िट करेंगे अदबी मीरास .com को, वो देखेंगे, उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं बस। और चलिए, तो ये अभी बता रहे थे अपने जर्नी के बारे में डॉक्टर साहब की, इन्होंने किस तरह से सफ़र शुरू किया और कहाँ से कहाँ तक हैं अभी। इन्होंने बताया कि अदबी मिराज .com जो है इनका, वो आप इंटरनेट पे वेबसाइट। सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट है। आप जाएंगे उस पर तो आपको तरह तरह की उर्दू की जितनी भी तरह की जानकारी है जो वहाँ पर है, आप उसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं, आपके मालूमात के लिए हैं। आप उससे फ़ायदा उठाएं, आपके एग्ज़ाम वगैरह में भी काम देंगे। मतलब जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी, आपके पढ़ाई में, आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में वो काम देगी। और जो भी स्टूडेंट लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर से ज़रूर इस वेबसाइट को देखें। यूट्यूब चैनल को भी आप देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो जो किताब आपने लिखी है 5-5, तो ये किताब लिखने का पहला आइडिया कहाँ से आया, और पहली किताब आपकी कब शाये हुई, दूसरी कब हुई, ये थोड़ा सा डिटेल मुझे। जी, सबसे पहले तो ये देखिए, एक तो यहाँ पे जामिया में इल्मी एक माहौल है, तो यहाँ पर तो एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिलता है। लेकिन हमारी जो किताब आई, मेरे उस्ताद हैं एक लखमीनिया बेगूसराय के, जो यहाँ अच्छा पे अच्छा। हमारे टीचर हैं हम्म। जामिया मिलिया इस्लामिया में,
तो उन्होंने हौसला अफजाई की। तो पहली जो किताब मेरी आई थी वो 2013 में आई थी, और दूसरी किताब आई थी 2014 में। पहली किताब जो थी वो रिसाला शाहरा का तज़ियाती मुताला और इशारिया है, और दूसरी किताब अफसाना और अफसाना निगार है। उसके अलावा उसके इस दरमियान उसके बाद मैंने पीएचडी पे पूरा जोर लगाया है। बहुत सारे मज़ामीन अल्हम्दुलिल्लाह छपे, कमोबेश अब तक जो है 40-50 के आसपास मज़ामीन छप चुके हैं, तबसरे छपे। लेकिन किताब की तरफ उस वक्त ध्यान नहीं गया कि बाज़ाब्ता किताब तैयार की जाए। उसके बाद मेरी किताब 2021 और 22 में 3 किताब आई बैक टू बैक। ये तीनों तराजीम है, मैंने हिंदी से तर्जुमा किया। एक गालिब हिंदी अदीबों के दरमियान के नाम से है जी कि हिंदी में गालिब के बारे में लोगों ने क्या लिखा है, जी जी उस पर है, जो गालिब इंस्टीट्यूट से शाये हुई है। और 2 किताबें मुझे साहित्य अकेडमी से, आमतौर पे आसिफ साहब मैं बताऊं आपको, साहित्य अकेडमी से जल्दी आमतौर पर लोगों को मिलता नहीं है, जी जी लेकिन अल्लाह का शुक्र ये रहा कि मुझे बैक टू बैक 2 किताबें मिली वहाँ से तर्जुमा करने के लिए। तो वो दोनों जो है, एक तमिल कहानियों का मजमुआ है, एक राजस्थानी नावल है। ये दोनों पहले हिंदी में तर्जुमा हुए हैं और हिंदी से मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है। तो ये किताब वो है जो छप चुकी है किताब। बाकी ये कि हमारी छठी किताब इंशाल्लाह इस हफ्ते या अगले हफ्ते प्रेस में चली जाएगी। और भी कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये जो छठी किताब है अफसाना तनकीद के हवाले से, इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते प्रेस में चली जाएगी। तो देखते हैं उसका क्या सिलसिला रहता है। नहीं, इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा। और 5 किताब जो छप चुकी है वो तो अब मैंने आपको दिखाया ही है, और छठी किताब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी, तो उससे भी आप रूबरू हो जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी, ये ज़ख़ीरा, ये सारी चीज़ें, जो इतनी किताबें हैं, ये सारी किताबें पढ़ने के लिए हैं, और इन किताबों को पढ़ा गया है। जानकारी ऐसे नहीं आ जाती है कि अगर आप किताब रख लेते हैं, इनको पढ़ना पड़ता है। हमारे चचा मोहतरम जो हैं शायदा बघौनवी साहब, वो भी बहुत किताबें पढ़ते हैं, और माशाल्लाह से बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उनकी भी। तो उर्दू अदब के जो लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ अब तक, उसमें अब तक ये 2 लोग ऐसे मिले हैं जिनके पास किताबों का ज़ख़ीरा मिला है। कलियात अहमद फ़रात देख लीजिए, वहाँ पर भी है। वो बहुत सारी ऐसी ऐसी किताबें हैं, गोपी चंद नारंग की हैं, और बड़े बड़े जो राइटर हैं उनकी किताब है। देखिए कौसर मजहरी साहब की है। तो इस तरह से मतलब हर बड़े, कुर्तुलैन हैदर, देखिए उनके भी यहाँ पर नाम है। तो इस तरह से बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, अफसाना निगार हैं, शायर हैं, उन लोगों की किताबें हैं, उनको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। चूँकि किताब लिखने के पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बारीकियों को देखना पड़ता है। अब चूँकि मेरी उर्दू तो उतनी अच्छी नहीं हो सकता कि उर्दू कहीं पर कुछ गड़बड़ भी मेरा निकल जाए, सही बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। और मुझे बहुत खुशी है, और हम भी दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए कि इनकी जो किताब है वो छठी नहीं, इस तरह से इनकी 16 किताबें, 20 किताबें और सैकड़ों किताबें इनके ज़रिए से मंजर आम पर आएँ। हम लोगों की ये दुआ है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने टॉप किया था उर्दू में, जो जामिया में, तो वो जो टॉप करने का एक ये होता था, क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ टॉप कर जाएंगे? एक छोटे से गांव से आकर कोई आदमी ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि मैं टॉप कर जाऊंगा, ये उम्मीद नहीं होती है। तो आपको क्या लगता था? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जामिया में दाखिला लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज बच्चे जो भी बोलते हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि जामिया में दाखिला लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, सबसे पहली कामयाबी। ये बात सच है। एक तो ये कि इतने आगे तक का सफ़र मेरा होगा, इल्मी सफ़र, मुझे यकीन नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद ग्रेजुएशन या बीएड करके मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये मौका दिया यहाँ तक पहुँचने का। एमए में भी मैं सेकंड टॉपर था, और उसके लिए भी मुझे मिला था जो पीछे रखा हुआ है, और इसके बगल में। और एमफिल में मैंने फर्स्ट टॉप किया था। तो आपको बताऊं कि ये जो ट्रॉफीज़ मिलती हैं वो उर्दू एकेडमी से मिलती हैं टॉपर्स को। अच्छा। दिल्ली उर्दू एकेडमी से। तो उसमें कुछ कैश प्राइज़ देते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं, और वो सारी मोमेंटोज आपने दिखाया है सबको। जी जी। तो हाँ, ये सही है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं टॉप करूँगा, लेकिन अगर अल्लाह ताला आपके नसीब में कुछ लिख देते हैं तो आपके चाहने और नहीं चाहने का कोई दखल नहीं होता है। अल्लाह ने नसीब में लिखा था शायद। और नसीब की तो बात है ही, लेकिन उसमें इंसान की मेहनत होती है। नसीब लिखना पड़ता है इंसान को खुद भी। ये कहने की बात है जो कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, कि ये नसीब बनाना पड़ता है, नसीब के लिए मेहनत करना पड़ता है। बहुत बार हम लोगों ने सुना है, मौलाना की तकरीर भी सुनी है, उन्होंने कहा है कि नसीब बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला अगर ने कुछ लिख दिया है नसीब में, और वो बदलने की भी ताकत रखता है, तो बिना मेहनत के नहीं है कोई चीज़।
और ये जो अचीवमेंट मैं देख रहा हूँ, 1 2 3 मतलब कई सारे प्राइज हैं यहाँ पर, उतना गिनती करना मुश्किल है, 20 25 से ज़्यादा ही होगा यहाँ पर। मेडल वगैरह है, कप है, मोमेंटोज है, तो बहुत सारा है यहाँ पर जो इनको मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ है यहाँ पर, और बड़े खुशी की बात है। और बहुत फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, मामा हैं, हमारे साथी हैं, जो कि जामिया में पढ़ाते हैं। तो बहुत खुशी होती है, जामिया में हमारे गांव के बच्चे, हमारे जानने वालों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब तो ये भी एक ट्रेंड नया आ गया है कि हमारे बच्चे यहाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, मॉन्टेसरी से एडमिशन ले रहे हैं। वो कौन सा क्विज कंपटीशन होता है, कौन सा लकी ड्रॉ, हाँ, उसके ये बारे असल में कुछ बताएं। में जामिया में जो दाखिला होता है स्कूल में, जी उसमें अक्सर लोग बहुत गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। मेरे पास लोगों का फ़ोन आता है, बहुत से लोग पैसे का ऑफ़र करते हैं कि मेरे पास पैसे है, बेटे का एडमिशन करवा दीजिए, ये सारी चीज़ें। जी फलां साहब ने कहा कि इतने पैसे में आपका दाखिला हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप ये समझ लीजिए कि लॉटरी लाइव होता है, वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, यूट्यूब पे लाइव होता है। उसके बाद भी बेईमानी का आप सोच रहे हैं तो ये गलत है। लॉटरी सिस्टम से नर्सरी में और क्लास 1 में दाखिला होता है, और जामिया के किसी और क्लास में दाखिला नहीं होता है। फिर ये 6 क्लास में दाखिला होता है। तो 6 में यानी 5th करके जब आप आएंगे, वहाँ भी लॉटरी है? नहीं तो वहाँ पे आपको टेस्ट देना होगा। अच्छा, टेस्ट है। तो नर्सरी, प्रेप, नर्सरी और जो क्लास 1 है, इसमें जामिया में दाखिला होता है उन लोगों का जो बाहर से आ रहे हैं। जी जी। अगर आप जामिया स्टाफ हैं तो फिर आपके लिए आज़ादी है, थोड़ा 2nd क्लास 3rd क्लास में भी आप दाखिला ले सकते हैं। जी जी। और 6 क्लास में एक दाखिला होता है और 9th क्लास में दाखिला होता है। तो वो बच्चे जो स्पेशली जामिया में तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि वो 9th क्लास में आए, उससे पहले बिल्कुल नहीं आए। लेकिन हाँ, जिनकी फैमिली यहाँ पे रह रही है तो उन्हें यही तालीम हासिल करना है, तो फिर उनके लिए बेस्ट है जामिया, क्योंकि आपको यहाँ आपका कल्चर मिलेगा, आपको अपना माहौल मिलेगा, इल्मी भी और मजहबी भी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद है, आप जानते हैं आसिफ साहब कि मेरा बेटा खुद जामिया में पढ़ता है, तो यहाँ जो सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि जामिया में एक ग्राउंड है। पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई तो और भी स्कूल में ठीक है, एवरेज है, अच्छी है, जैसी भी है, लेकिन जो बच्चों को खेलने का जो माहौल पूरा ख़त्म हो गया है वो जामिया में आपको मिलेगा। जामिया का स्कूल का अपना प्ले ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा पार्क है जो आपको रोड के किनारे से दिख जाएगा। स्कूल की बिल्डिंग के पीछे बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है जिसमें बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, सारी चीज़ें। तो जो बच्चे आजकल जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं या मोबाइल में जो लग रहे हैं, उसके पीछे की वजह है कि उनका इंगेजमेंट कुछ नहीं है। या तो आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद जब बच्चा शरारत करता है तो आप मोबाइल दे देते हैं, तो उनके पास स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए जगह नहीं है। हम लोग भी उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन यह है कि जामिया में उस तरह का माहौल है कि आप इस बच्चा जो है जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो खेल सकता है वहाँ पे, आगे के लिए भी, फ्यूचर भी प्लान कर सकता है। कम से कम सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अच्छा कर ही सकता है। पढ़ाई अच्छी होती है, बहुत से लोग कहते हैं जामिया में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका कोई वो नहीं है, अंदर तक तो उनकी पहुंच नहीं है। और हर स्कूल में ऑन एन एवरेज ऐसी ही पढ़ाई होती है। हम लोग चूँकि इससे जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत से साथी दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम लोग को तजुर्बा है, मालूम है। तो जामिया में पढ़ाई बहुत होती है, लेकिन सबसे अच्छी जो बात है आसिफ साहब वो ये है कि आपको आपका कल्चर मिलता है ईजिली, जो आपको दिल्ली के मतलब बहुत अच्छे स्कूल में वो कल्चर नहीं मिलेगा आपको। ये सामने में, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें आपको, आप अपने कल्चर की तो बात ही नहीं कर सकते। जब मैं कल्चर बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो आपको वो कल्चर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। बच्चे आपका अंग्रेजी ज़रूर बोलना सीख जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप उस तरह से बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जामिया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप जामिया अपने बच्चे को अपने कल्चर के साथ अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन जामिया है। लेकिन स्पेशली जो लोग गलती करते हैं, जो पर्सनली मुझे लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के आप क्लास 1 से बच्चे को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, वो मुनासिब तरीका नहीं है। अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 9th या बहुत अर्ली करना है तो 6 क्लास। लेकिन बेस्ट जो है जामिया में एंट्री का वो 9th है। सीट भी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ईजी है, वो भी होता है, एडमिशन भी हो जाता है अगर बच्चे मेहनत करके आते हैं। क्योंकि मालूम है, मैं आपको बताऊं कि जो बिहार के बच्चे जो होते हैं, और ये कोई इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिहार का हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बिहार के बच्चे जीनियस होते हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो किसी भी कंपटीशन को निकाल लेंगे। ये मेरा देखा हुआ तजुर्बा किया हुआ है जामिया में। तो 9th क्लास बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके गार्जियन यहाँ नहीं रहते हैं, मतलब यहाँ से मेरी बात दिल्ली में, जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं या जो लोग बाहर रहते हैं। हाँ,
उनसे मुराद है। हाँ, उनसे मुराद है। लेकिन अगर कोई आदमी दिल्ली में ही रह रहा है तो पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका दाखिला, उसके बच्चे का दाखिला जो है वो जामिया में हो जाए, ताकि आप वो आराम से, आप बहुत ही इजी इसमें कल्चर के साथ अच्छी तालीम। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहा कि अंग्रेजी दूसरे स्कूल के बच्चे बोलते हैं, जामिया के बच्चे नहीं बोलते हैं। मैं अपने बेटे को बुला दूंगा, क्लास 1 में है, वो आपको बता सकता है। नहीं वो तो मतलब यह है कि माहौल अच्छा है और बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। जामिया के बारे में मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि जामिया का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है और क्या वो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई है, इसके बारे में मैंने सुना है कि ये बहुत मतलब वर्ल्ड फेमस पढ़ाई है। और जो यहाँ से बच्चे जो बीटेक वगैरह करते हैं वो बच्चे मतलब क्या बोलते हैं, कैंपस सिलेक्शन उनका हो जाता है पहले ही। और जो बच्चे यहाँ से, जैसे शाहरुख खान वगैरह भी यहाँ से कुछ पढ़ाई करके गए हैं और बड़े जगह पर है। नहीं तो देखिए, तो इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन का भी मैंने सुना है कि काफ़ी इनका अच्छा है। देखिए प्रोफेशनल कोर्स में कई कोर्सेज हैं। मास कम्युनिकेशन का एक वो ब्रांड बना है, नो डाउट। मास कम्युनिकेशन तो बड़ा है ही, और चूंकि शाहरुख खान और बरखा दत्त और अंजना ओम कश्यप भी यहाँ के प्रोडक्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, और भी बहुत सारे हैं, सईद अंसारी हैं, सब ये सब यहीं के पढ़े हुए हैं। सुहैब इलियासी वगैरह सुहैब इलियासी है, आरफा खानम शेरवानी है, ये सब लोग यहीं के प्रोडक्ट है, जामिया। कबीर खान है, बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ बिल्कुल। और कई नाम है, और क्या नाम ले सकते हैं हम। लेकिन जो इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग तो बहुत अच्छी है यहाँ की। उसके अलावा एमबीए है, मास्टर्स में आप एमबीए देख लीजिए, मास कम्युनिकेशन हो गया, बायो साइंस का जो प्रोफेशनल कोर्सेज में हम बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में ये सारे कोर्सेज वो है जो आप करते ही आपको दाखिला मिलता है, ये नौकरी मिल जाती है। जी, हम कैंपस सिलेक्शन ज्यादातर लोगों का। छोटे लेवल पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी है, यहाँ से भी बेस्ट ऑप्शन है, बच्चों को बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। इसके अलावा लैंग्वेज में अगर आप आएगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज में, तो हमारे यहाँ जो अरबिक डिपार्टमेंट है वो बेस्ट है। टर्किश और स्पेनिश और फ्रेंच जो डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब से ये जो है हमारा, वो बहुत अच्छा है, उसके बच्चों को बहुत अच्छा कैंपस मिल रहा है, उज़्बेक के बच्चों को भी मिला है। लेकिन देखिए, जो नॉर्मल जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, अरबिक, फारसी, उर्दू वगैरह जो है, तो आप जो लोग भी उर्दू के होंगे, जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो मेरी बात की तायद करेंगे कि जामिया अभी इन सब डिपार्टमेंट में बेस्ट है। ठीक है। हाँ, कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको मालूम है कि कैंपस सिलेक्शन तो उन्हीं सब्जेक्ट का हो सकता है जिनकी कंपनियां होती हैं। जी बिल्कुल। और इन सब्जेक्ट्स की तो कोई कंपनी होती नहीं है, तो इसलिए आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अच्छा, एक चीज और मिस कर गया, बीएड यहाँ का बहुत बहुत अच्छा बीएड कोर्स बहुत अच्छा है, जो हमारे यहाँ का है, बहुत अच्छा कोर्स है। बीएड तो कई जगह से हो रहे हैं, लेकिन आप AICTE वाले उसमें देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या नाम है, IAC जो करके होता है। जी। तो हमारा जो है सेंटर, यहाँ का डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, बीएड का और एमएड वगैरह, PhD वगैरह भी होती है एजुकेशन में। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल है, अब कैंपस सिलेक्शन है। लेकिन आर्ट्स में ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है, तो लेकिन इतने आपको बना दिया जाता है कि अगर आपने जहन बना लिया है कि फील्ड में रहना है, ज़रा सा आपने आपको तैयार कर लिया है, तो आपको कामयाबी आसानी से मिल जाएगी। चलिए, तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि आर्ट्स की फील्ड में भी कामयाबी मिलनी यकीनी है। आपको थोड़ा सा हौसला रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि इस फील्डों की कंपनियां नहीं हैं। बात सही है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद तो कंपनी में जॉब मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल है तो उसकी कंपनियाँ हैं, मैकेनिकल है उसकी कंपनियाँ हैं, और हर तरह के जो फील्ड है, ऑयल एंड गैस का फील्ड है, तो उस सब में जो कंपनियाँ, तो वो इंजीनियरों का डिमांड रहता है। फिर भी जामिया का जो इंजीनियरिंग है वो द बेस्ट है, और कैंपस सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का पहले ही। मास कम्युनिकेशन में भी उसी तरह से हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज में जो है कैंपस सिलेक्शन है, मगर लैंग्वेज लिटरेचर में तो कंपनियां हैं नहीं, तो इसमें थोड़ा सा आपको सब्र से काम लेना है। बावजूद इसके मेरी भी ख्वाहिश है कि बच्चे हमारे जो हैं वो पढ़ें, जुड़ें, नौजवान भी इससे जुड़ें। और डॉक्टर साहब से एक आखिरी सवाल है कि ये अपनी तो कामयाबी इनकी है ही, और इनकी जद्दोजहद है, इनकी मेहनत है, इसके पीछे का दर्द कोई नहीं जानता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी है पढ़ाई में, कितने घंटा पढ़ना पड़ा है कुतुबुल हैदर को, और कितने घंटे पढ़ने पड़े हैं मिर्ज़ा गालिब साहब को, और कितना मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा गया है, और बड़े बड़े जो अफसाना निगार हैं उनको कितना वक्त दिया गया है पढ़ने के पीछे। ये मेहनत जो है ये दिखती नहीं है लोगों को, ये मेहनत वही जानता है जो मेहनत करता है। क्योंकि मैंने भी उर्दू से MA किया है, तो मैंने भी बस यूं ही अपना कर लिया है, उतना मेहनत मैंने नहीं किया, थोड़ा बहुत मेहनत किया है, और यही वजह है कि मैं आगे नहीं कुछ कर पा रहा हूँ उर्दू में, मैं वहीं तक रुका हुआ हूँ। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये एक आखिरी सवाल है
कि डॉक्टर साहब जो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या जो बच्चे अपने हैं, अपने समाज के जो जानने वाले हैं और जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए आपका क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं फील करता हूँ, जो जी बच्चों को मिलता हूँ तो या गार्जियन से जो मिलता हूँ, तो उनके यहाँ क्लियर नहीं है फ्यूचर के बारे में कोई प्लान नहीं है। मतलब अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया तो वहाँ ले लेंगे, या 12th में एडमिशन हो गया तो बीटेक ट्राई करेंगे। अच्छा, बीटेक में नहीं हुआ तो चलो आर्ट्स में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप भले ही बीए कर लें, बीटेक भी कर लें, कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहली बात जो है वो टारगेट सेट करना होगा, और ये कोई फिल्मी बात नहीं है। बच्चों को ये मौका देना चाहिए, बच्चों के जहन को समझना चाहिए कि बच्चा क्या कर सकता है। और अगर वो बच्चे के जहन के हिसाब से आप गाइड कीजिए, उसकी रहनुमाई कीजिए, लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर थोपेंगे, हम जानते हैं ऐसे बच्चों को, आसिफ साहब आप भी जानते होंगे, जी कुछ इलाके के भी बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है जी जी और उन्हें जॉब नहीं लगी या वो जॉब में कामयाब नहीं हो पाए। जी मैं बहुत सारे जानते बच्चे हैं, हैं। नाम जी लेने जी की ज़रूरत नहीं, नहीं, किसी बिल्कुल बच्चे की जी दिल जी शिकनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे की वजह जो है सिर्फ ये है कि उसकी दिलचस्पी इंजीनियरिंग में नहीं थी शायद, इस वजह से वो शायद कामयाब उस तरह से नहीं हो पाया। नहीं हो पाया बेशक। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो जो बच्चे अगर आप देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तय कीजिए कि आप कहाँ बेस्ट कर सकते हैं। आप यकीन जानिए, अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप वहाँ दिल लगाएंगे तो आप अच्छे इंजीनियर से, मतलब अच्छे आप आर्ट्स में आ सकते हैं, बीएम में करके टीचिंग में आप आ सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी कोर्स में जाने से पहले या उसके बारे में जानने से पहले आपको उसके बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसके फ्यूचर के बारे में जानना ज़रूरी है, और उसकी तैयारी कैसे करेंगे वो जानना ज़रूरी है। अब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों का। आईएएस करना है, जैसे आपको एक चीज़ मिस कर गया, यहाँ जामिया में आईएएस की कोचिंग भी होती है। जी जी फ्री और कोचिंग हाँ, वगैरह मैंने और भी इसके एक बैच को मैंने भी कुछ दिन, थोड़े दिनों का मैंने भी पढ़ाया था। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उस बैच के कुछ बच्चे आईएएस और आईपीएस भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बहुत वो बहुत मुझे याद मुबारक भी हो। करते हैं। जी जी तो ये सारे बच्चे, मैं उनके बारे में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो सारे बच्चे इंजीनियर थे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जिन्होंने आईएएस कंप्लीट किया जी, यूपीएससी। बिल्कुल। और ये सब इंजीनियर थे, लेकिन जुनून था इनके अंदर। आपको मालूम है, मैं बताऊं, एक बच्चा है जिसने मुझसे बताया कि उसने बीटेक करने के बाद अलिफ बे से उर्दू सीखा था। अच्छा, बीटेक करने के बाद? जी, और सिर्फ 2 साल में उसने कितनी मेहनत की होगी कि उसका यूपीएससी में सेकंड पेपर जो था वो सिर्फ 2 साल के बाद वो उर्दू था। उसने उर्दू रख कर यूपीएससी क्वालिफाई किया है। क्या बात। और उसका रैंक कितना था, ऑल इंडिया रैंक मालूम है आपको, है सिर्फ 87, ओनली 87। बिहार का है, शायद कुछ लोग समझ भी जाएंगे रैंक पर कि मैं जिस किस की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोगों को ये मतलब कुछ और तरह से न सोचे उसके बारे में, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है। हाँ, उस बच्चे से मैं मिला हूँ, और उसके उन लोगों बारे को, में हाँ, बताया उन है। लोगों को मैंने देखा है मेहनत करते हुए। और तो जुनून जहाँ पे होगा, वो इंजीनियरिंग में हो, उर्दू में हो, अरबिक में हो, अदर लैंग्वेजेस में हो, अदर फील्ड में हो, जी जी जुनून शर्त है। अगर वो है तो आप कामयाब होंगे, अगर वो नहीं है तो आप इंजीनियरिंग करें, चाहे कुछ और कर लें, एमबीबीएस कर लें, कुछ भी कर लें, आप मतलब डिग्री होल्डर हो सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, तो जुनून अगर आपके अंदर है पढ़ने का तो आप पढ़ें, नहीं तो आप कोई दूसरा कारोबार देखें, कारोबार करें। वक्त को ज़ाया ना करें, अपने वक्त को और माँ बाप के पैसों को ज़ाया ना करें। आपकी दिलचस्पी है इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग करें, नहीं दिलचस्पी है तो आपको जो भी चीज़ मिले वो कोर्स करें आप। तो सबसे पहली शर्त ये है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे ये बात सुनकर। तो मैं भी अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ये समझिए कि आप अगर कोई भी चीज़ पढ़िए उसमें आपको टॉपर होना मस्ट है। आपको टॉप हो जाना है तो आपके लिए नौकरी झक मार के आएगी, कामयाबी झक मार के आएगी। अगर आप मेरी तरह पढ़िएगा तो कामयाबी झक मार के नहीं आएगी, क्योंकि मैं कभी टॉपर नहीं रहा हूँ, जो सही बात है। और तो शर्त, सबसे पहली शर्त यही है कि जो भी चीज़ पढ़ना है उसमें आपको टॉपर हो जाना है, कोशिश करना है कि टॉपर होना है। टॉपर होना नहीं होना ये किस्मत की बात है, लेकिन कोशिश होना है जुनून के साथ टॉपर होने की, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी। और जिसमें दिलचस्पी हो काम वही करना है, बेशक। डॉक्टर साहब ने ये बताया है।
और चूँकि डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा वक्त हमने ले लिया है, और डॉक्टर साहब के यहाँ खाना भी खा लिया है, सब कुछ कॉफ़ी वगैरह भी पी लिया है, डॉक्टर साहब से इजाज़त भी चाहेंगे हम। और ये लाइब्रेरी दिखाते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर, आपको ये कहते हुए कि ये डॉक्टर नौशाद मंजर साहब हमारे गांव शाहपुर भगोनी के ही रहने वाले हैं। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपके लाइफ के लिए, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी बात के साथ खुदा हाफिज़।